कहानी। एक गांव में राम और सोम नामक दो भाई रहते थे। बड़े सोम को व्यापार में अच्छी कमाई होने से वह अमीर बन गया और छोटा राम तो बिना बारिश से फसल नष्ट होने के कारण गरीब ही रह गया। सोम इतना कमाने पर भी राम के किसी भी मुश्किल में सहारा नहीं दिया। एक दिन राम काम ढूंढने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया और रास्ते में खाने के लिए कुछ बना कर देने को अपनी पत्नी से कहा। तब उसकी पत्नी ने घी से बनाई हुई लड्डुओं को एक पोटली में बांधकर राम को दिया। वह लेकर चलता हुआ राम जंगल के रास्ते चल पड़ा। शहर में शाम तक घूमा, पर कहीं काम न मिलने पर निराश होकर पीछे मुड़ गया। घूम घूम के सफर करने पर वह बहुत ही थक गया और विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने पर उसे नदी के पास एक पेड़ दिखा। उधर जाकर उस पेड़ पे अपनी लड्डुओं की पोटली लटकाकर पूरी रात उधर ही सो गया। सुबह उठने तक पूरा पेट भरा हुआ और बड़ा सा बन गया था। उसकी लड्डुओं की पोटली भी बहुत ऊंचाई पे दिखी। राम चौंक गया और उधर से गुजरने वाले एक स्वामी जी को पूछने पर कहा, यह एक अजीब सा जादुई पेड़ है। यह पेड़ पूरा दिन बड़ा रहता है और शाम को झुककर छोटा बन जाता है। वह सुनते ही राम ने शाम तक फिर से वही रहने का निर्णय लिया और नदी में थोड़ा पानी पीकर फिर से सो गया। उसी समय में जंगल में घूम रहे अच्छे वाले भूत को लड्डुओं की खुशबू आई। वह पोटली खोलकर उन लड्डुओं को खुशी से खा गया और उधर ही सोया हुआ राम के गरीब स्थिति को देख पोटली में एक डब्बा रखकर चला गया। राम के उठने तक शाम हो गई। फिर से पेट झुककर छोटा बन गया। लड्डू खाने अपनी पोटली को लिया और खोला तो पोटली में एक छोटा सा डब्बा दिखा और उसमें सोने के सिक्के मिले। आहा, इतने सोने के सिक्के, अब मेरी सारी मुश्किल हल हो जाएंगे। ये सब उस जादुई पेड़ की महिमा है। सोचकर बहुत ही खुशी में घर आया और अपनी पत्नी को सोने के सिक्कों की डिब्बा देकर पूरी बात बताया। छोटे भाई के भाग्य जानकर बड़ा भाई को जलन हुई। उसे पूछकर पूरी बात जान गया और अपनी पत्नी को लड्डुओं की पोटली बांधने को कहा। वह उससे भी ज्यादा सोना आना चाहिए करके उसने दुगनी लड्डुओं की पोटली बांधकर पति को दी। वह लेकर सोम छोटे की कही हुई नदी पर पहुंच गया। वह उस अजीब सी जादुई वाली पेड़ को पोटली लटकाकर सो गया। फिर से अच्छा भूत उधर आया। फिर उसे लड्डुओं की खुशबू आई। उधर आकर देखा और कहा, इसे गरीब स्थिति में देख भाग्य का डब्बा दिया तो वही काफी समझने के बजाय लालच में फिर से आया। सोचकर लड्डू खाया और फिर से उस पोटली में डिब्बा रखकर चला गया। वह शाम को उठ के देखने तक पोटली में एक डब्बा था। इस डिब्बे को अभी नहीं खोलूंगा, घर जाकर मेरी पत्नी के सामने खोलूंगा। इसमें सोने को देख उछल पड़ेगी। सोचकर जल्दी घर जाकर पत्नी को डब्बा दिखाया और उसके सामने ही डिब्बा खोला। और क्या था, उसमें से दो भूत रस्सी पकड़ के आकर दोनों पति पत्नियों को 20-20 लगाकर पटक पटक के मारकर फिर से डिब्बे में चले गए। उस डिब्बे को ले जाकर नदी में फेंक दिया। इससे उस गांव में सोम की थोड़ी सी बची हुई इज्जत भी चली गई। इस कहानी की शिक्षा है कि इंसान को आस होना गलत नहीं, पर लालच नहीं होना चाहिए। छोटे की होशियारी। भीमपुर नामक गांव में चंदू नाम का लड़का रहता था। वह उम्र में छोटे होने के बावजूद पढ़ाई, खेल कूद सब में पहले रहता था। किसी भी काम को आसानी से कर लेता था, फिर भी अपने आप की बड़ाई कभी नहीं करता था। उसी गांव में बलिरा बंडारेड्डी नामक दूसरा युवक भी रहता था। वह अपने बहुत ही भारी और बड़ी आकार के शरीर से गांव के लोगों को डराता था। ओए, इस भीमपुर में मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला और बलवान कोई नहीं।
मेरे मुकाबले में कोई नहीं, आया भी तो समझो गया। बोलते हुए चट्टान के पास बैठ अपने आप की हमेशा बड़ाई करता था। भंडारेड्डी के हट्टे कट्टे शरीर को देख सब उसके बातों को सच मान लेते थे, लेकिन सच में तो वह बहुत ही डरपोक था। ऊपर तो ऐसे हिम्मत वाले और भलवानों की तरह बोलते हुए नाटक करता। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक त्योहार के दिन उस गांव के सारे बड़ों ने अपने गांव में बहुत ही हिम्मत वाला और होशियार कौन है जानने की इच्छा से मुकाबला करने का निर्णय किया। तब गांव में सबसे बड़े आदमी ने कहा, मुकाबले के अनुसार उस गांव को छूते हुए एक घने जंगल से आधी रात को चलना शुरू करना है और सुबह तक जंगल के उस पार के गांव में पहुंचना है। प्राणों को बचाकर बाहर निकलने वालों को मुकाबला जीतने पर 1 लाख का इनाम है। मुकाबले के नियमों के अनुसार इस जंगल में भाग लेने वालों को सिर्फ जंगल से ही जाना होगा। उनकी रक्षा में एक तलवार और एक भाला देके भेजेंगे। भाग लेने वालों को किसी भी प्रकार की जंगली जानवर या जहरीली जानवरों के मारने पर गांव के बड़ों या लोगों का इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं होंगे। इस मुकाबले में भाग लेने वाले कोई भी तैयार है क्या? करके गांव के बड़े के पूछने पर प्राण खोने के डर से कोई आगे नहीं आया। इतने में भंडारेड्डी के अकेले ही आगे आने पर सब साइलेंट हो गए। मुकाबले के लिए और कोई तैयार है क्या? करके फिर से बड़ों के पूछने पर छोटू चंदू भी भाग लेने के लिए आगे आने पर सब चौंक गए। ये काम उतना आसान नहीं। करके बड़ों के समझाने पर भी मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। बोलकर चंदू आत्मविश्वास के साथ बोलने पर सब मान गए। आधी रात को 12 बजे को मुकाबला शुरू हुआ। भंडारेड्डी और चंदू को जंगल में एक दूसरे से दूर अलग अलग प्रांतों से मुकाबले के लिए तैयार किया। दोनों ने एक ही समय में चलना प्रारंभ किया। भंडारेड्डी ने कुछ दूर तक तड़पते हुए डर डर के कदम में कदम रखते हुए चलना शुरू किया और चंदू हिम्मत से बिना डरे डट के कदम से कदम मिलाकर तेजी से चलता गया। दोनों जंगल में कुछ दूर चलते ही इतने में भाग की आवाज, शेर की गरज सुनने पर भंडारेड्डी डर के कांपने लगा। पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। चंदू भी पहले थोड़ा डर गया, फिर भी हिम्मत जुटाकर अपने पास की तलवार से भाले पर जोर जोर से आवाज करके मारता हुआ होशियारी से आगे बढ़ने लगा। वह आवाज सुनकर जंगली जानवर, जहरीले जानवर सारे उनसे बड़ी कोई जानवर उधर आ रही है सोचकर उधर से दूर भाग गए। आखिर में चंदू सुबह होने से पहले ही जंगल के उस पार के गांव में पहुंच गया। मुकाबले के साथ साथ 1 लाख का इनाम भी जीत गया। फिर भंडारेड्डी का पता नहीं क्या हुआ होगा करके गांव वाले सारे जंगल में जाकर ढूंढने पर एक पेड़ पर बैठ के कांपता हुआ चिल्लाता हुआ दिखा। उसे देख सारे गांव वाले हंसने लगे। इस कहानी की सीख है कि बल से ज्यादा हिम्मत और होशियारी से कुछ भी जीत सकते हैं। सोने की कबूतर की कहानी। एक गांव में रंगा और कांतम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही चलाने वाला था, पर कांतम्मा ऐसी नहीं थी, लालची थी। ऊपर से पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। पूरे दिन मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को सारे बांधकर घर ले आता और कांतम्मा उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे कमाई हुए पैसों से ही परिवार चलता था। एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। उसे उधर एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई और उससे जाल से छुड़ा दिया। तब वो कबूतर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हारे किसी भी इच्छे को पूरी करूंगी। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी से पूछकर मांगूंगा। कबूतर से बोलकर तेजी से घर आया।
अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक पूरी बात बताई। हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए। तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा जाकर अच्छा भोजन चाहिए करके मांगा। उसके इच्छा के अनुसार बहुत सारे तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छे से खाए। वह सोने की कबूतर कभी भी कुछ भी आकर मांग लो करके बोलने पर पत्नी के कहने पर रंगा एक बार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगा और फिर दूसरी बार जाकर एक बड़ी सी बंगला भी मांगा। इससे समय बीत गया। बंगले में रहने वाली कांतम्मा को पूरे घर को सोने और पैसों से भरने की इच्छा जागी। रंगा के पूछने पर सोना पैसे भी देखकर वह इच्छा भी पूर्ण किया। और थोड़े दिन बाद कांतम्मा को विचित्र इच्छा जागी। रंगा बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ आकर कहा, मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को हमारे घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। तब तक वह आशा से लालच में बदलने पर भी सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस सोने के कबूतर को यह इच्छा सुनते ही बहुत गुस्सा आया। चांद सूरज को अपने घर में रखने की कितनी मूर्ख इच्छा है सोचकर, ठीक है तुम्हारी पत्नी की इच्छा जल्द पूर्ण होगी, जाकर देख लो, बोलकर कबूतर गायब हो गई। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीजें भी गायब हो गए और कांतम्मा पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है। एक समय की बात है। वीरपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम राजेश और बहन का नाम पिंकी था। राजेश बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन पिंकी बोली, राजेश तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो खेलते रहती हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। मैं तुमसे छोटा हूँ। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूँगा। तभी राजेश की माँ आई। राजेश, ऐसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। राजेश को गुस्सा आ गया और वह घर से बाहर चला गया। पिंकी भी राजेश को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी पिंकी बोली, राजेश, राजेश, इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने मारते रहते हो। और इसी तरह पिंकी राजेश का पीछा करते करते वन में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय राजेश का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। पिंकी, पिंकी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। राजेश, 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 राजेश। राजेश उसी नदी में बहता हुआ चला गया दूसरे किनारे पर। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यह किसका महल है? राजेश जैसे ही किनारे से बाहर निकला उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहो, यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ। हाँ, मैं तो बस उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी राजेश महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है।
अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी राजेश महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है, एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। राजेश खुश होकर वहाँ सो गया। वहीं पिंकी अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। राजेश जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वह पूरे दिन खेलता कूदता रहता। राजेश कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है, मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी राजेश महल से बाहर निकलने लगा तो उसे सूर का झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। राजेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे, जब जल परी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकोगे। राजेश जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ राजेश? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है, मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। राजेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे राजेश, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी बन गए थे ना? लकड़ी काटने मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे ही नहीं तो मैं वापस आ गई। राजेश सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था, लेकिन पिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? राजेश को पता चला कि वह जब तक जादुई महल में था समय वहीं रुका हुआ था। पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला यह सब जादुई महल का जादू है। यह सिर्फ राजेश ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर राजेश बाहर वन में लकड़ी काटने चला गया। जब वह लौटा तब माँ और पिंकी उसके पास आए और कहने लगे, राजेश, तुम बड़े मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और पिंकी दोनों ने राजेश को गले लगा लिया।